स्टडी चैम्प्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जी सीरीज का पार्ट 15 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाए तो उसकी लंबाई में बढ़ना किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय प्रसार। तो जब भी किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई जो है वो ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण बढ़ती है। क्योंकि जब भी किसी मेटल की रॉड को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पहले तो क्या होते हैं, सब पास पास से होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से जो है दूर चले जाते हैं। इससे उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो गर्म करने पर क्या होता है, जो भी हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये तीनों हमारे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स के अंदर में जो हमारी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान विरुद्ध माना जाए तो उसकी वैधता की जांच कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। वो जो संसद हमारी कोई भी कानून बनाती है, ठीक है, और अगर मान लो वो संविधान के विरुद्ध हो तो उसकी जो वैलिडिटी है उसकी जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की अंडर में आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चेक करता है क्या ये हमारा जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो उस लॉ को जो है अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। सीआरआर हमारी होती है कैश रिजर्व रेशो। तो हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं जैसे कि एसबीआई, ठीक है, ये क्या करता है, ये आरबीआई के पास में अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास जमा कराता है, ठीक है। आरबीआई डिसाइड करती है कि कैश रिजर्व रेशो कितनी होगी। जैसे मान लो आरबीआई ने डिसाइड किया कि कैश रिजर्व रेशो 4% है, ठीक है। तो मान लो अब एसबीआई के पास में 100 रुपये थे, तो जो 4 रुपये हैं वो आरबीआई के पास में एसबीआई को जमा कराने पड़ेंगे, जिससे आरबीआई के पास में क्या होगा, सिर्फ 96 रुपये बचेंगे अपने जो भी जो ग्राहक हैं उनको लोन देने के लिए, ताकि उनको लोन देके वो इंटरेस्ट जो है उससे अपना प्रॉफिट कमा सके। तो सीआरआर बढ़ने पे क्या होगा, बैंक के पास में ऋण देने हेतु धन जो है वो कम उपलब्ध रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो यही सीआरआर हमारी 2% हो जाए तो जो एसबीआई है उसको आरबीआई के पास में कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, सिर्फ 2 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। जिससे इसके पास में लोन देने के लिए 98 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जितनी कैश रिजर्व रेशो नीचे जाती जा रही है उतना ये ज़्यादा लोन दे सकता है, ठीक है। सेकंड है हमारा रेपो दर बढ़ने पर ऋण सामान्यतः महंगे हो जाते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हमारी ये आर है यानी कि हमारी रेपो रेट है, ये क्या होती है, ये ऐसी ब्याज दर होती है जिस पे जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से ऋण लेते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक है जैसे मान लो एसबीआई है या फिर जैसे हमारा एचडीएफसी है, अब वो आरबीआई के पास में लोन लेने जाएंगे तो आरबीआई ने मान लो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रखी है। तो जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेंगे उन्हें वो ज़्यादा ब्याज पे मिलेगा, और सीधी सी बात है जब वो ज़्यादा ब्याज पे ले रहे हैं तो अपने कस्टमर को भी ज़्यादा ब्याज पे ही उधार देंगे, क्योंकि लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे और लोग क्या करेंगे, वो कम ब्याज लेंगे, जिससे मार्केट में पैसा जो आ नहीं पाएगा। तो इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन दिखते, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, दोनों। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में राजा मिलिंद की पहचान किस रूप में की जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैनाडोर। तो मिलिंद पन्हो जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें राजा मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे उनके बीच में जो संवाद हुआ था उसका जो है एक दार्शनिक रूप दिखाया गया है, ठीक है। तो इतिहासकारों के अनुसार जो राजा मिलिंद थे ये कौन थे, ये इंडो ग्रीक शासक थे, ठीक है, जिनका नाम मैनाडोर था। ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत, जो हमारा गांधार का क्षेत्र था ना, उसके इंडो ग्रीक शासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। उनका संवाद बौद्ध दर्शन को समझाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म जल धारा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम। तो हमारी जो महासागरीय धारा है यानी कि ओशियन करंट जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है वार्म करंट यानी कि गर्म जल धारा, दूसरा हमारा होता है कोल्ड करंट यानी कि ठंडी जल धाराएं। तो ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी को 2 भाग में बराबर बांटती है। और हमें पता है कि जो हमारी इक्वेटर है यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम लंबवत पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो ज़मीन और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कोई भी जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा इस रीजन के पास में। और यहाँ पर ये जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर पानी जो है हमारा ठंडा रहता है। इस इक्वेटर से गर्म जल धारा क्या करेगी, ये मूव होना स्टार्ट करेगी दोनों साइड में, ठीक है। और यहाँ पर से जो हमारी कोल्ड जो करंट है वो भी यहाँ से मूव होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है, हमारा जो ओशियन की जो करंट है वो मूवमेंट करते रहते हैं।
जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है ये हमारी एक गर्म जलधारा है, ठीक है। ये हमारी ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर अटलांटिक महासागर के अंदर में बहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा ऊपर से यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये जो इलाका है हमारा, ठीक है, ग्रीनलैंड के पास से ये हमारा लैब्राडोर का करंट है। ये दोनों जलधाराएं जब आपस में मिलती हैं, लैब्राडोर करंट ठंडी जलधारा है और जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फिशिंग जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हमारे पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है। इन्हें खाने छोटी मछली आती है और उन छोटी मछलियों को खाने बड़ी मछली आती हैं, इसलिए यहाँ पर जो मछली हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो करंट है मिलके फिर ये क्या करता है, हमारा यहाँ पर यूरोप के पास में पहुँचता है, ठीक है। इसलिए इस करंट को हम लोग यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूरोप का कंबल किसे बोलते हैं, तो इसी गल्फ स्ट्रीम को, ठीक है, क्योंकि ये एक वार्म करंट यानी गर्म जलधारा है। इसके अलावा हमारी जो लैब्राडोर धारा है ये हमारी कैसी है, ये हमारी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये हमारी जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है ये उसमें बहती है। हमारी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये हमारी लैब्राडोर की जलधारा है। इसके अलावा हमारी जो क्यूराइल धारा है, इस क्यूराइल जलधारा को हम लोग ओराशियो जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर में जो बेरिंग जलडमरू है उसके दक्षिण की ओर बहने वाली एक कोल्ड जलधारा है, यानी कि ठंडा करंट है ये, ठीक है। और जो हमारी पेरू जलधारा है ये हमारी जो हमारा यहाँ पर ये जो पेरू के पास में है साउथ अमेरिका, ये यहाँ पर पाई जाने वाली एक ठंडी जलधारा है। कई बार ये जलधारा हमारी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर में हमारा अल नीनो का इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो हमारी लैब्राडोर, क्यूराइल और पेरू ये हमारे तीनों के तीनों एक कोल्ड करंट है, ठीक है। और जो गल्फ स्ट्रीम है ये हमारी गर्म जलधारा है, यानी कि वार्म करंट है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनों की संवैधानिक जांच से। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है वो ये चेक करता है कि पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा बनाया गया कोई भी जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है या फिर उसके जो इम्प्लीमेंटेशन को रोक सकता है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 से मिलती है और जो हमारा हाई कोर्ट है उसे आर्टिकल नंबर 226 के तहत मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें गलत वाला बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुद्रा राक्षस जो है ये एक संस्कृत का जो है पॉलिटिकल ड्रामा है जिसे विशाखा दत्त ने लिखा था। इसके अंदर में चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी राजनीति को दिखाया गया है। ऑप्शन बी है हमारा कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। सी हमारा बाणभट्ट हर्षचरित्र, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हर्षचरित्र थी ये बाणभट्ट ने लिखी थी, ये हर्ष की जीवनी है, ठीक है, यानी कि उनकी बायोग्राफी है। ऑप्शन डी हमारा पतंजलि अर्थशास्त्र, ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमें गलत वाला बताना था, ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अर्थशास्त्र थी ये किसने लिखी थी, ये चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। चाणक्य जिन्हें हम लोग विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ये जो पतंजलि थे इन्होंने महाभाष्य लिखा था। आईएमएफ का मुख्य कार्य किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता से। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी के अंदर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1944 के अंदर में हुई थी। आईएमएफ क्या करता है, ये जितने भी देश होते हैं ना उनकी जो इकोनॉमी होती है उसको और उसकी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर नज़र रखने का काम करता है। इसके अलावा जो भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है उनको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान में वर्णित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के अध्यक्ष का। ये गैर संवैधानिक और गैर विधायक निकाय है। इसका जो गठन हुआ था ये हमारा 2015 में हुआ था जनवरी के अंदर में, ठीक है। इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसके अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इस अध्यक्ष पद का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यदि किसी चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग और लोक विषय प्रमुख हो तो वो किससे संबंधित हो सकती है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये भारत के बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला है। इसके अंदर में लोग जो है अपने घरों की दीवारों और कपड़ों पर चित्र बनाते हैं। वे पेड़ पौधे, फूलों और हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। इनमें देवी देवता और जो आम जीवन के जो दृश्य हैं उनको दिखाया जाता है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र से आती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत वाला बताना है। हम लोग उस ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जो त्रिपिटक है जिनमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। इसके अलावा बी है हमारा कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल्प सूत्र जो है ये जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन सी हमारा राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज है। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा अर्थशास्त्र मैक्सनीज ने लिखा था, ये हमारा गलत है, कि मैक्सनीज ने क्या लिखा था हमें पता है, ये इसने इंडिका लिखी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सनीज ने इंडिका लिखी थी और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ये हमारा चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, चाणक्य जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र भी। से गलत वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जिसे हम लोग रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, ये जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर में जो है मॉइस्चर को बहुत देर तक होल्ड करने की जो है कैपेसिटी होती है। इसमें जो है हमारी जो चिकनी मिट्टी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सूखती है तो सूखने पर क्या होता है, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा दरारें सी पड़ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हवा है और जो पानी का सर्कुलेशन है वो बेटर होता है। ये हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना का जो रीजन है ये वहाँ पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आगंतुक निकाय। तो अगुंतर निकाय जो है एक बुद्ध ग्रंथ है जो कि त्रिपिटक के सूत पिटक का हिस्सा है। ठीक है, इसमें जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपको भगवती सूत्र भी याद रखना है, ये जैन धर्म का जो है एक ग्रंथ है, इसके अंदर में भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो 16 महाजनपद कौन से थे मैं आपको वैसे एक बार बता देता हूँ। जो हमारा जो अंग, मगध, काशी, कौसाला, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा, ये हमारे टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ओजोन की जो लेयर है हमारी, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ये सन से जो भी हमारी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है ना, उनको क्या करती है, सोख लेती है, और जिससे जो पृथ्वी है उस पर जो जीवन की जो रक्षा है वो होती है। आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 15 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।